नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी छूट गई थी। कुछ टॉपिक थे जो हमारे छूट गए थे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अंदर, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है ये एक द्विभागीय सूची होती है। ठीक है, कौन सी सूची होती है? एक द्विभागीय सूची होती है। इसका जो पहला पार्ट होता है वो तो है क्लासिफाइड पार्ट, जिसे हम वर्गीकृत भाग भी कहते हैं, और दूसरा भाग है इसका अल्फाबेटिकल पार्ट यानी वर्णानुक्रमिक भाग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफाइड पार्ट के बारे में यानी वर्गीकृत भाग के बारे में। इसमें सभी प्रविष्टियां लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम के कॉल नंबर या क्लास नंबर के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित होती हैं। यानी जो क्लासिफाइड पार्ट है इसके अंदर जो इसकी एंट्री होती है, इसका जो व्यवस्थापन होता है वो होता है या तो कॉल नंबर के अनुसार होगा या क्लास नंबर के अनुसार होगा। कॉल नंबर तो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर शामिल होता है, और कॉल नंबर ये बुक का दिया हुआ होता है हमारे, है ना। इसके अनुसार ही ये व्यवस्थित होती हैं क्लासिफाइड पार्ट के अंदर। आगे इसमें मेन एंट्री और क्रॉस रेफरेंस एंट्री शामिल किया जाता है। इन दोनों को शामिल किया जाता है। एक तो मेन एंट्री को शामिल किया जाता है इसके अंदर, और क्रॉस रेफरेंस एंट्री को शामिल किया जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं? नंबर एंट्री भी कहते हैं, यानी संख्या प्रविष्टि भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम अल्फाबेटिकल पार्ट के बारे में, जिसे हम वर्णानुक्रमिक भाग भी कहते हैं। ये एक शब्दकोश की तरह काम करता है। ये किस तरह से काम करता है? शब्दकोश की, क्योंकि जो अल्फाबेटिकल का मतलब क्या होता है, जो ABCD है इनके अनुसार व्यवस्थित होती है, यानी वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित होती है। तो जो डिक्शनरी होती है यानी शब्दकोश होता है वो भी जो अल्फाबेटिकल होता है उनके अनुसार ही व्यवस्थित होती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक शब्दकोशीय सूची कहते हैं, और इसे ये शब्दकोश की तरह काम करती है। आगे देखते हैं, ये इंडेक्स के रूप में भी कार्य करता है। यानी जो अल्फाबेटिकल पार्ट है यानी वर्णानुक्रमिक भाग, ये इंडेक्स के रूप में भी कार्य करता है, और इसमें एंट्रीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित होती हैं या रहती हैं। ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल पार्ट है और इसके अंदर किस तरह से जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे ABCD, इनके अनुसार ये ऑर्डर व्यवस्थित रहता है। इसके अंदर क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री शामिल होती हैं। ठीक है, इनके जो अल्फ़ाबेटिकल पार्ट है इसके अंदर कौन कौन सी एंट्री शामिल होती हैं? एक तो क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री शामिल होती हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? वर्ड एंट्री भी कहते हैं, यानी शब्द प्रविष्टियां भी कहते हैं। जो क्लासिफाइड पार्ट है इसे तो हम नंबर एंट्री कहते हैं, यानी संख्या प्रविष्टियां, और जो अल्फाबेटिकल पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? वर्ड एंट्री यानी शब्द प्रविष्टियां भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो हमारी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसमें जो एंट्रीज हैं उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो इसका जो पहला विभाजन है इसके अंदर पहला है सब्जेक्ट एंट्रीज, जिसे हम विषय प्रविष्टियां भी कहते हैं। सब्जेक्ट एंट्रीज उन प्रविष्टियों को कहते हैं जो उपयोगकर्ताओं की विषय अभिगम यानी सब्जेक्ट अप्रोच को संतुष्ट करती हैं, यानी जो विषय के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट एंट्रीज कहते हैं। आगे देखते हैं हम इसके अंदर, यानी जो सब्जेक्ट एंट्री है इसके अंदर हम किस किस को शामिल करते हैं? इसके अंदर एक तो हम मेन एंट्री को शामिल करते हैं, एक क्रॉस रेफरेंस एंट्री को शामिल करते हैं, और एक क्लास इंडेक्स एंट्री को शामिल करते हैं। इन तीन एंट्री को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और इसका जो दूसरा विभाजन है, मतलब दूसरा भाग है, वो है नॉन सब्जेक्ट एंट्रीज यानी अविषय प्रविष्टियां। नॉन सब्जेक्ट एंट्रीज उन प्रविष्टियों को कहते हैं वे उपयोगकर्ताओं की विषय के अतिरिक्त अन्य अभिगमों यानी जो अन्य अप्रोच होती है उनको संतुष्ट करती है।
जो अन्य में कौन कौन सी आती है, जैसे ऑथर की जानकारी प्रदान कर रहा है, मैं कोई टाइटल की जानकारी प्रदान कर रहा है, कोलैबोरेटर की जानकारी प्रदान कर रहा है और सीरीज की जानकारी प्रदान कर रहा है। इन सब की जो जानकारी प्रदान करता है, तो अलग अलग एंट्रीज इन सब की जानकारी प्रदान करती है, तो उन सबको हम किस में शामिल करते हैं, नॉन सब्जेक्ट एंट्रीज के अंदर हम शामिल करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं, इसके अंतर्गत बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री आती हैं। तो जो सब्जेक्ट एंट्रीज हैं उसके अंदर तो मेन एंट्री आती है और क्रॉस रेफरेंस एंट्री और क्लास इंडेक्स एंट्री आती हैं, और जो नॉन सब्जेक्ट एंट्री है इसके अंदर होते हैं एक तो बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री शामिल होती हैं। अब हम इसका जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसकी एंट्रीज का दूसरा विभाजन देख लेते हैं कि दूसरा तरीका कौन सा है इनको विभाजित करने का। इसके अंदर इसका पहला भाग है स्पेसिफिक एंट्रीज यानी विशिष्ट प्रविष्टियाँ। स्पेसिफिक एंट्री है उन प्रविष्टियों को कहते हैं जो विशेष ग्रंथ से संबंधित होती हैं, यानी जो विशिष्ट प्रविष्टियां हैं ये उन प्रविष्टियों को कहते हैं जो किसी विशेष बुक से संबंधित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रविष्टियां कहते हैं। इस श्रेणी में मेन एंट्री आती है, एक क्रॉस रेफरेंस एंट्री आती है और एक आती है बुक इंडेक्स एंट्री। ये 3 एंट्रीज है, इन्हें हम विशिष्ट प्रविष्टियां भी कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट है टाइप है मतलब जनरल एंट्रीज, जिसे हम सामान्य प्रविष्टियां भी कहते हैं। जनरल एंट्रीज वो होती हैं जिसमें प्रविष्टियां जो अनेक ग्रंथों से संबंधित होती हैं, यानी किसी एक खास बुक से संबंधित नहीं होगी, यानी एक खास ग्रंथ से संबंधित नहीं होकर सभी प्रकार के ग्रंथों से संबंधित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जनरल एंट्रीज कहते हैं। इसके अंदर एक तो क्लास इंडेक्स एंट्रीज आती हैं और एक क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री आती हैं। तो जो स्पेसिफिक एंट्रीज हैं वो तो है मेन एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री और बुक इंडेक्स एंट्री। ये 3 तो स्पेसिफिक एंट्रीज के अंदर आती हैं, और जो एक क्लास इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है ये जनरल एंट्रीज हैं। हम आगे देखते हैं, ग्रंथालय हस्तलिपि के बारे में देखते हैं, यानी लाइब्रेरी हैंड के बारे में। ग्रंथालय हस्तलिपि से तात्पर्य है सभी अक्षर, अंक और चिन्ह सुस्पष्ट, सीधे, साफ और एक दूसरे से पृथक पृथक होने चाहिए। यानी जब हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, जो कैटलॉग कार्ड बनाते हैं हम, उसके अंदर जो हमारी लिखावट होती है या फिर जो अक्षर होते हैं, अंक होते हैं या चिन्ह होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, एक तो वो सुस्पष्ट होने चाहिए, यानी साफ साफ दिखने चाहिए, सीधे सीधे होने चाहिए, साफ होने चाहिए और एक दूसरे से पृथक पृथक होने चाहिए। ये क्या कहता है हमें, जो ग्रंथालय हस्तलिपि है इसके अनुसार ये कहा गया है। और जहाँ तक संभव हो रोमन लिपि में मुद्रण उपयोग किए जाने वाले बड़े और छोटे वर्णों का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी जो लाइब्रेरी हैंड के अनुसार किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जो रोमन लेटर्स, बड़े लेटर्स, रोमन जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ABCD के अंदर, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए और छोटे वर्णों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। जो रंगनाथन थे उन्होंने ही हस्तलिपि का उपयोग करने का सुझाव दिया था। मतलब जो कुल मिला के जो लाइब्रेरी कैटलॉग है उसके अंदर जो उसकी जो लैंग्वेज है, मतलब उसको जो लिखावट है वो किस प्रकार की होनी चाहिए वो बताया गया है इसके अंदर, ग्रंथालय हस्तलिपि के अंदर। अब हम आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के जो 5th एडिशन आया था उसके अनुसार बताया गया है। यानी जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसका जो 5th एडिशन आया था 1964 के अंदर, उसके अनुसार जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है उसके अंदर कितने पार्ट्स थे, कुल कितने पार्ट्स थे, 21 पार्ट्स हैं। उनके बारे में जो उनके देख लेते हैं कौन कौन से 21 पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। जिसका पहला पार्ट है, पार्ट A, वो तो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जो इसका पार्ट B है वो है कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग। इसका पार्ट C है जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स। पार्ट D है इवोल्यूशन ऑफ द कैटलॉग। पार्ट E है रिकॉर्डिंग। पार्ट F है टर्मिनोलॉजी और पार्ट G है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप।
पार्ट एच है नेम ऑफ पर्सन, और जो पार्ट जे है वो है रेंडरिंग ऑफ नेम्स। क्या है? रेंडरिंग ऑफ नेम्स। और पार्ट के है क्लास इंडेक्स एंट्री। आगे है जिसका पार्ट एल है वो है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। पार्ट एल क्या है? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। और जिसका पार्ट एम है वो है सिंगल वॉल्यूम सिंपल बुक। क्या है? सिंगल वॉल्यूम सिंपल बुक। पार्ट एन है कंपोजिट बुक एंड मल्टी वॉल्यूम बुक। क्या है? पार्ट एन कंपोजिट बुक एंड मल्टी वॉल्यूम बुक। और जो पार्ट पी है वो है पीरियोडिकल पब्लिकेशन। क्या है? पीरियोडिकल पब्लिकेशन। और पार्ट क्यू है यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स। क्या है? यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स। पार्ट आर है यूनियन कैटलॉग ऑफ पीरियोडिकल पब्लिकेशन। क्या है? यूनियन कैटलॉग ऑफ पीरियोडिकल पब्लिकेशन। पार्ट एस है नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्या है? जो पार्ट एस है वो क्या है? नेशनल बिब्लियोग्राफी। और पार्ट टी है इंडेक्सिंग पीरियोडिकल। पार्ट टी क्या है? इंडेक्सिंग पीरियोडिकल। और पार्ट यू है वो है एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल। क्या है? एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स। पार्ट वी है इनक्यूबेला एंड नॉन बुक मटेरियल। पार्ट वी क्या है? इनकुनाबेला एंड नॉन बुक मटेरियल्स। और पार्ट डब्ल्यू है एंड मैटर। तो ये टोटल हमने जो इसकी 21 पार्ट्स थे उनके बारे में देख लिया है। अब हम जो इसके कुछ अन्य तथ्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है ना, जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसमें साइज, पेज और इमेज आदि की जानकारी नहीं दी जाती है। यानी जो हम क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड बनाते हैं इसके अंदर जो साइज होती है बुक की और जो पेज नंबर होते हैं या इमेज होती है उनकी जानकारी नहीं दी जाती है। किसके अंदर? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अंदर। परंतु जो AACR2 है इसके अंदर बुक की साइज भी दी जाती है और पेज नंबर भी दिया जाता है। आगे है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड लॉ ऑफ पार्सिमोनी यानी मितव्ययिता के नियम का पूरी तरह से संतुष्ट करता है। यानी जो हमने लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ पार्सिमोनी यानी मितव्ययिता का नियम, इसको जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है वो पूरी तरह से संतुष्ट करता है। अब हम देखते हैं एनोनिमस वर्क किसे कहते हैं। यानी जिसका जो लेखक होता है वो सार्वजनिक ना हो, यानी जिसके जो लेखक होती है उसकी जानकारी किसी को ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? एनोनिमस वर्क। यानी किसी अननोन पर्सन के द्वारा वर्क किया गया है, इसको हम क्या कहते हैं? अननोन ऑथरशिप भी कहते हैं। यानी जिसका लेखक ज्ञात नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनोनिमस वर्क। आगे है टेलटेल टाइटल किसे कहते हैं? वह शीर्षक जो किसी बुक या डॉक्यूमेंट की वास्तविक सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। यानी जो टाइटल है टेलटेल टाइटल उसे कहते हैं जो किसी बुक या डॉक्यूमेंट की वास्तविक सब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से बता देता है कि ये इससे संबंधित, से हम क्या कहते हैं? टेलटेल टाइटल कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं फैंसीफुल टाइटल के बारे में। फैंसीफुल टाइटल के बारे में, इसमें ऐसा शीर्षक जो पुस्तक के सब्जेक्ट को स्पष्ट नहीं करता है या बता नहीं पाता है उसे हम क्या कहते हैं? फैंसीफुल टाइटल। यानी जो बुक का टाइटल होता है वो साफ साफ नहीं बता पाता है कि जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है, उसे हम क्या कहते हैं? फैंसीफुल टाइटल कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं यूनिफॉर्म टाइटल के बारे में। जब कोई एक पुस्तक अलग अलग समय पर अलग अलग संस्करणों या अनुवादों में अलग अलग नामों से प्रकाशित होती है तब उन सभी को कैटलॉग में एक ही जगह व्यवस्थित करने के लिए जिस मानकीकृत या स्वीकृत नाम का उपयोग किया जाता है उसे हम यूनिफॉर्म टाइटल कहते हैं। यानी जो कोई बुक होती है वो अलग अलग समय पर अलग अलग संस्करणों या अनुवादों में अलग अलग नामों से प्रकाशित होती हैं
तब उन सभी को कैटलॉग में एक ही जगह पर व्यवस्थित, यानी अलग अलग जो पुस्तक होती है वो अलग अलग नामों से अलग अलग संस्करणों में प्रकाशित होती है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, एक ही जगह पर लाते हैं और जिसे उस टाइटल, एक ही टाइटल के अंदर व्यवस्थित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म टाइटल कहते हैं। रंगनाथन ने इसे क्या कहा है, यूनिफॉर्मिज्ड टाइटल भी कहा है। यानी जो यूनिफॉर्म टाइटल है उसे रंगनाथन ने क्या कहा है, यूनिफॉर्मिज्ड टाइटल। आगे देखते हैं हम रनिंग टाइटल के बारे में। यानी रनिंग टाइटल पुस्तक का वह संक्षिप्त या छोटा शीर्षक यानी शॉर्ट हेडिंग होता है जो पुस्तक के अंदर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपरी हिस्से पर छपा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, रनिंग टाइटल कहते हैं या पेज हेडलाइन भी कहते हैं। यानी क्या होता है, ये पुस्तक का वह संक्षिप्त या छोटा शीर्षक, सबसे मतलब छोटे रूप में होता है ये टाइटल, और ये पुस्तक के अंदर प्रत्येक पृष्ठ पर सबसे ऊपरी जो, यानी जो पुस्तक की ऊपरी साइज होती है, ऊपर का हिस्सा होता है, उस पर ये छपा होता है। जैसे अभी ये पेज है ना, मान लो ये बुक होती है तो यहाँ पर जैसे ये कहीं बुक होती है यहाँ पर लिखा होता है, या कभी कभी यहाँ पर भी टाइटल लिखा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रनिंग टाइटल कहते हैं। आगे हम देखते हैं पैरेलल टाइटल के बारे में। जब मुख्य शीर्षक को अन्य किसी दूसरी भाषा में भी लिखा गया हो तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल टाइटल कहते हैं। यानी कोई शीर्षक है, मुख्य शीर्षक, उसको किसी दूसरी भाषा में भी लिखा गया है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल टाइटल कहते हैं। यानी एक टाइटल को अन्य कई भाषाओं में लिखा गया होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम पैरेलल टाइटल कहते हैं। आगे है कंपोजिट बुक। एक ऐसी पुस्तक होती है जिसे दो या दो से अधिक अलग अलग रचनाएं एक ही कवर के अंदर शामिल होती हैं। यानी कोई ऐसी पुस्तक जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग रचनाएं शामिल होती हैं कवर के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट बुक कहते हैं। अब हम देखते हैं साइन नोमिनी के बारे में, जिसे विदाउट अ नेम भी कहते हैं। इसका अर्थ है विदाउट अ नेम, यानी बिना नाम के। इसका उपयोग हम तब किया जाता है जब पुस्तक के लेखक का नाम ज्ञात ना हो। यानी जो साइन नोमिनी है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, S.N. यानी S.N. इस तरह से इसको लिखा जाता है जब हम, जो लेखक होता है उसका नाम नहीं दिया होता है तब इसको लिखते हैं हम। यानी जब हम लेखक का ज्ञात नहीं होता उसकी जगह क्या लिखेंगे, S.N. है ना। अब हम देखते हैं साइन लोको के बारे में, यानी विदाउट अ प्लेस। इसका अर्थ है बिना स्थान के, यानी विदाउट अ प्लेस। इसका उपयोग तब होता है जब पुस्तक के प्रकाशन का स्थान ज्ञात ना हो या अज्ञात हो। यानी जब पुस्तक है उसके जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ है, जब हमें वो ज्ञात नहीं होता है तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, S.L. इस तरह से इसको लिखा जाता है। आगे देखते हैं नो डेट, जिसे हम क्या लिखते हैं, N.D. इस तरह से इसको लिखते हैं। इसके अंदर क्या है, जब पुस्तक के प्रकाशन का वर्ष ज्ञात नहीं हो तो उसकी जगह N.D. का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हमें पुस्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ, यानी किस वर्ष में हुआ, तो वो चीज़ हमें ज्ञात नहीं है, वो वर्ष हमें ज्ञात नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, N.D. ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। आज हमने उन चीज़ों के बारे में देखा जो हमारी पिछली 2 क्लासों में छूट गए थे। उन दोनों क्लास में जो चीज़ें छूट गई थी वो आज हमने देख ली हैं। वैसे हमने जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है उसके बारे में हर एक डिटेल पढ़ ली है और बहुत गहराई से पढ़ी है, हर एक चीज़ हमने डीप से पढ़ी है। आई होप इन तीनों क्लासों में आपका सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड से, वो सारे इन्हीं 3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो इन तीनों क्लासों से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप इन तीनों क्लास को एक बार अच्छे से देख लेना, इससे आपका जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो पिछली 2 क्लास थी वो तो जो आपकी जो प्रैक्टिकल क्लास है उसमें भी काम
आएगी, यानी जो डिलाइस होती है, मिलाइस होता है या बिलाइस होता है, जो बेचलर होती हैं, इनमें भी आपका ये काम में आएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है ये इसी तरह से होता है। उन्हीं जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे वही रूल काम में आते हैं प्रैक्टिकल क्लास के अंदर भी, और जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यह आपकी क्लास यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करना, आपके दोस्तों को जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।